अगर आपको लगता है कि कश्मीर पंडित के ऊपर जो हमला हो रहा था सिर्फ 1990 के टाइम पे हो रहा था, अभी कोई भी हमला नहीं हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इनफैक्ट बात सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए नहीं है, बात उन मुस्लिम भाइयों को भी है जो अभी भारत का अंग बनना चाहता है। वो लॉयर्स भी है, टीचर्स भी है, डॉक्टर्स भी है, सब कुछ है जिनके ऊपर टेररिस्ट हमला करते रहते हैं। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोए हुए लोग जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का ढोंग करने वालों को नहीं। जो लोग पिछले इतिहास के बारे में जानता है उसे शायद ये बात पता होगा। पाकिस्तानी जनरल जिया-उल हक ने 1971 के हार के बाद उसे ये बात समझ में आ गया, भारत को इनडायरेक्टली वॉर में हराना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने एक न्यू स्ट्रैटेजी अपना लिया और वो स्ट्रैटेजी है लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। कुछ दिन पहले जो रियासी में अटैक हुआ था, वही अटैक इसी स्ट्रैटेजी का नतीजा है। एक पब्लिक बस जो माता वैष्णव देवी का मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक टेररिस्ट ने अटैक कर दिया। उसके बाद ये बस खाई में गिर गया और उसमें 9 लोगों का जान चली गई और उस अटैक में एक छोटा बच्चा भी गुजर गया। आई विटनेस कहता है कि बस खाई में गिरने के बाद भी आतंकी नीचे उतरकर गोली चला रहा था। यात्रियों का चुपचाप मरने का बस नाटक करना पड़ा, लेकिन फिर भी आतंकी ने हमला करते रहा। ये हमला उसी दिन हुआ था जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री नया शपथ ले रहे थे और नया सरकार बना रहा था। और ये कोई इंसिडेंट नहीं था, ये एक क्लियर मैसेज था और ये अटैक टीआरएफ ने करवाया था। और इस टीआरएफ को सपोर्ट कौन करता है? प्लेट इंडिया बाय 1000 कट, मतलब एकदम से नहीं, धीरे धीरे इंडिया को डिस्ट्रॉय करो। 1965 में पाकिस्तान का पूर्व पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो यूनाइटेड कारण सिक्योरिटी के सामने उन्होंने ये कहा, वो भारत के खिलाफ 1000 सालों का जंग की ऐलान कर रहा है। यूएनएससी के सामने ऐसा स्पीच, यूएनएससी मतलब वो संस्था दुनिया भर में पीस मेकर बन के घूमती है, और उन्होंने ऐसा स्पीच होने भी दिया। और 1000 इयर्स का वॉर्स होगा कैसे? इसी ब्लेड्स इंडिया बाय 1000 कट्स के मदद से। कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ाना हो, फिर वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करना ही क्यों ना हो। और ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करता है? पाकिस्तानी के साथ स्ट्रैटेजी है तो वो डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली सपोर्ट हमेशा करता है भारत पर अटैक करने के लिए। पहला स्टेप है कश्मीर में सेपरेटिस्ट फोर्स को फाइनेंस करना। दूसरा स्टेप है आतंकियों को ट्रेन करना। तीसरा स्टेप है इंडिया के सामने पाकिस्तान को हेट्स फैलाना। चौथा स्टेप है भारत को ड्रग्स सप्लाई करना। पांचवा स्टेप है भारत में एक फेक करेंसी का जाल बिछाना। छठवां स्टेप है नेपाल और अन्य दूसरे ग्रुप पे भारत में भेजना और स्लीपर सेल्स बनाना। और आखिरी स्टेप है भारत पे वो वेपन भेज के सिविल और करवाना। बहुत लोग सोचते हैं जब किसी के साथ जंग लग जाती है तो सिर्फ बॉर्डर पे सीमित रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जंग लड़ने का एक अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। प्रॉक्सी वॉर जो इंसर्जेंट ग्रुप लड़ता है, साइकोलॉजिकल वॉर जो मिस इन्फॉर्मेशन के साजिश लड़ी जाती है, इकोनॉमिक वॉर इसमें देश के इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट अटैक होता है, और डिप्लोमेटिक वॉर इसमें पूरा देश को आइसोलेट करने की कोशिश करी जाती है। मतलब कोई भी और देश, मतलब हमारा देश को मदद करने के लिए कोई आगे ना आए। इसमें से डिप्लोमेटिक वॉर के पाकिस्तान फेल होते दिखता है, लेकिन बाकी चीजों से पाकिस्तान सक्सेसफुल होता है। इसका सैंपल एग्जाम्पल है टीआरएफ। ये कश्मीर में एक न्यू इंटर पिक्चर में ये जो टीआरएफ है, वो टीआरएफ किस जगह पे आती है? तो एक्चुअली में टीआरएफ का जन्म ही डेवलपमेंट के खिलाफ हुआ था। जब 5 अगस्त 2019 को इंडियन पार्लियामेंट मेजोरिटी के साथ आर्टिकल 70 को स्क्रैप किया गया, इसके बाद जो जम्मू और कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक कर रहा था उसमें डाउनफॉल आया, जो कि नेचुरली पाकिस्तानी आर्मी का दिमाग घूमने लगा। अब ऐसे में पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट ISI उन्हें अपना काम को अंजाम देने वाले नया पैदों को ढूंढ रहा था। उसी वक्त की ये बात है जब आर्टिकल 70 क्रैप किया जा रहा था। अभी रजिस्ट्रेशन फ्रंट नाम की ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स कर रहा था। डिजिटली ऐसा नेगेटिव रिसोर्ट प्रमोट कर रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर को ऑक्युपाई कर लिया है, इसीलिए कश्मीरी लोगों के साथ बहुत ही भेदभाव
हो रहा है और ऐसे ही अफवाह फैला के बहुत ही ज्यादा हेट पैदा कर रहा था। और उसी टाइम को इंसिडेंटली पाकिस्तान के ऊपर ग्लोबल एसोसिएशन ने क्लियरली बोल दिया था कि पाकिस्तान और टेररिस्ट का कोई भी इलाज नहीं करेगा, स्पेशली लश्कर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसे फाइनेंशियल भीख मिलना बंद हो जाएगा। और इस वजह से पाकिस्तान को मजबूरन पाकिस्तानों को इनके ऊपर एक्शन लेना पड़ा था। तो कुछ सालों के लिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया था, पाकिस्तान कश्मीर में पाकिस्तान से टेररिस्ट का खेती नहीं चला सकता। और इसीलिए पाकिस्तान का आईएसआई ने एक प्लान बनाया, कश्मीर में एक ऑल्टरनेट टेररिस्ट ग्रुप को खड़ा किया और इसमें बैंड टेररिस्ट ग्रुप जैसे कि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की टेररिस्ट वहाँ पे रिप्लेस किया गया और इन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया रेजिस्टेंट फ्रंट TRF। उसके बाद तकरीबन 6 महीनों के बाद एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंडिया के खिलाफ काम करने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब TRF एक फुल फॉर्म टेररिस्ट बन चुकी थी। कहने के लिए तो TRF ये दावा कर रहा था कि हम सब कश्मीर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक काम कर रहा हो। और बड़े इंटरेस्टली पाकिस्तान भी शुरू से ही एक क्लेम कर रहे थे, TRF जैसा बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ही प्रोटेस्ट करने का कोशिश भी की, बल्कि कश्मीरी ग्रुप का एक लोकल रजिस्ट्रेशन ग्रुप है इंडिया गवर्नमेंट का ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट। और इसी पर्पस को दर्शाने के लिए, लोगों को मिसबिहेव करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रेजिस्टेंट फोर्स रखा गया। लेकिन इनका जो एक शो था एक ज्यादा दिनों तक नहीं चला और 6 जून 2023 को इंडियन गवर्नमेंट ने एक टेररिस्ट होने का पुख्ता सबूतों के साथ ऑफिशियली बयान कर दिया। मिनिस्ट्री इफेक्ट ने अपना स्टेटमेंट में ये बताया कि रजिस्ट्रेशन की आड़ में एक टेररिस्ट ग्रुप चला रहा है जो यहाँ पे कश्मीरी लोगों का ब्रेन वॉश से लेकर पाकिस्तान से और जम्मू कश्मीर से ड्रग्स और वेपन की स्मगलिंग करते हैं। इनफैक्ट इन सब के लिए वो लोग वीडियो बना के सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी करता है। अब ये सब ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए TRF ने ग्राउंड लेवल पे एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना के रखे थे। उनका एक कहना था कि अगर बिना कश्मीरी की कोई भी इंसानों को डोमेस्टिक सर्टिफिकेट देगा तो उनको TRF जान से मार देगी। और ये इन्होंने किया भी है, जैसा कि इन्होंने नॉन लोकल ज्वेलर सरपंच जी का मर्डर किया। बिल्कुल इसी तरह कश्मीर में एक हिंदू और एक क्रिश्चियन को बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने एक स्टूडेंट को फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था। लेकिन डिवाइड स्ट्रेटेजी से एंटी इंडिया वाली गोल अचीव नहीं हो रहा था। तो इसके बाद इन टेररिस्ट ने अपना नेक्स्ट मूव चलाया, टारगेट टूरिस्ट इन कश्मीर। आप सबको पता है कश्मीर एक नेचुरली फ्लैट स्टेट, इसीलिए कश्मीर का GDP में टूरिस्ट एक बहुत ही आम रोल निभाता है, जिससे फायदा वहाँ का लोकल कश्मीरों का ही होता है। ये जो आतंकवादी था इनको कभी भी पसंद नहीं है कि कश्मीरी लोगों का कोई ग्रोथ हो, क्योंकि यही जो ग्रोथ है आतंकवादी के रास्ते में बाधा जो बनेगा। इसी कारण के वजह से टूरिस्ट को अटैक करना, प्राइमरी यात्री को अटैक करना आज इनका मुद्दा बन चुका है। पूरी सीरीज में आप थोड़ा सा नोटिस करोगे जिसने TRF को स्पेशली एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी टीम बना दिया, वो था TRF का इंडियन गवर्नमेंट का खिलाफ ऑनलाइन प्रोपेगेंडा नैरेटिव एक्सप्लेन करना। आप इतिहास को कभी भी पीछे झांक के देखोगे ना, जो बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं वो लोग हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाने का सबसे बड़ा माहिर था। फॉर एग्जाम्पल हिटलर की अगर बात करें, उसे ये बात पता था कि लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाता है प्रोपेगेंडा और नेगेटिव फैलाकर। लेकिन मेन मुद्दे का बात ये है कि हमें इन नैरेटिव्स में नहीं आना चाहिए। हमारा नैरेटिव एकदम साफ होना चाहिए कि हमें देश के बारे में सोचना है। और इसीलिए इतना बड़ा अटैक इंडिया में हुआ, लेकिन कितने ही सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंस है जो इनके ऊपर आवाज उठाया। तो जब बात करें हमें राफा की, बहुत से लोग हैं कि राफा की इतिहास के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है कि गाजा पैलेस्टीन के साथ क्या इशू चल रहा है, कि क्या इशू चल रहा है इजराइल और गाजा के साथ। लेकिन फिर भी उन्होंने एक टेक्स्ट लिया, उसको कॉपी पेस्ट
कर दिया, मतलब बहुत ही बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, जबकि उन्हें राफा और गाजा के बारे में, गाजा और इजराइल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। इसे ही तो कहता है फ्रेंड प्रोपेगेंडा में आ जाना। अब हमारा पीएम मोदी ने अपने लेवल में तो उन्होंने ये स्टेट पास कर दिया है, अच्छे से देखा जाएगा तब वजह क्या है, ताकि वहाँ से कोई भी ट्रेस बच के भाग ना पाए। और वहाँ का जो एरिया है वो बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया गया कि वहाँ से कोई जा भी नहीं सकते और वहाँ पे कोई आ भी नहीं सकते।